जय श्री नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित 30 दिवसीय कुंडली विश्लेषण कक्षा के 24वें दिन की कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। आज हम लोग विंशोत्तरी दशा के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी फल हम कहने वाले हैं वो किस समय किस काल में घटित होगा, अथवा जातक के द्वारा यदि यह प्रश्न किया जाता है कि मेरा वर्तमान समय कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसा है, तो समय की विवेचना, वर्तमान समय की विवेचना हो या भूतकाल वाले समय की विवेचना हो या आने वाले समय की जो विवेचना है, वह सब कुछ यदि हमें करना है तो विंशोत्तरी दशा को पढ़े बिना हम नहीं कर सकते। तो आज उसी विंशोत्तरी दशा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज विंशोत्तरी दशा हम लोगों को देखना है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, 2 शुभ योग मिले थे और 2 अशुभ योग मिले थे। एक तो ये है शनि राहु योग, एक गुरु चांडाल योग। ये 2 अशुभ योग भी हम लोगों को मिले थे। ये दोनों अशुभ योग में आते हैं। शनि प्लस राहु भी अशुभ में आता है और गुरु चांडाल योग भी अशुभ योग में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा शुभ योग और अशुभ योग, उसमें एक उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। उसमें हम लोगों के पास लिस्ट बन करके आई है पुस्तक के अनुसार। अब चाहे जो भी बात हमको कहनी हो, बिना दशा के हम नहीं कह सकते। दशा एक टाइमिंग है और हम उसको कई लेयर में देखते हैं, पर मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा प्रचलन में होता है महादशा और अंतरदशा। जैसे कोई हमसे समय यदि पूछता हो कि अभी समय कितना हो रहा है, तो हम लोग घड़ी देखते हैं और बोलते हैं 2:12 हो रहा है। तो घंटा भी बताया और मिनट भी बताया। उसी प्रकार से जब जन्म कुंडली में टाइम पूछा जाता है कि अभी का टाइम कैसा चल रहा है, तो उसमें महादशा और अंतरदशा दोनों बताते हैं। जैसे चंद्रमा में राहु, मतलब महादशा चंद्रमा की है, अंतरदशा राहु की है। जैसे मंगल में केतु, मतलब महादशा मंगल की है, अंतरदशा केतु की है। और उन सबका टाइम पीरियड फिक्स होता है सभी की कुंडली में। संसार की कोई भी कुंडली हो, उनका जो टाइम पीरियड है ग्रहों के आने का, वो फिक्स होता है। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा एक फिक्स टाइम के लिए आती है, चाहे वह मेरे कुंडली में आए, चाहे आप में से किसी की कुंडली में आए। उन सबके टाइम फिक्स्ड होते हैं और उनको निकालने का कुछ कुछ नियम है, कुछ सूत्र हैं। जनरली लोग सारणी का प्रयोग करते हैं। तो अब गणितीय पक्ष इस समय हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए उन सब में नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि ग्रहों की जो दशाएं हैं उनका क्रम भी फिक्स है और वह ग्रह क्रम नहीं है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये तो वारक क्रम है। ये वारक क्रम अलग है। इसके बाद एक और क्रम है ग्रहों का, जिसको कहते हैं कक्षा क्रम। उसमें सबसे पहले चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद बुध है, फिर शुक्र है। चंद्र बुध शुक्र श्लोक में आया है सारा। तो जो आधुनिक में आप लोग देखते हैं कि भाई बुध है, बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है ना। मंगल के बाद गुरु है, गुरु के बाद शनि है, उसके ऊपर नक्षत्र कक्षाएं हैं। यही क्रम जो है इसको कक्षा क्रम कहते हैं। कक्षा क्रम है। एक विंशोत्तरी क्रम भी ग्रहों का अलग से प्राप्त होता है। तो वारक क्रम भी है, कक्षा क्रम भी है और विंशोत्तरी क्रम भी है। तीनों का अलग अलग प्रयोग है। तो विंशोत्तरी में क्या होता है, सबसे पहले तो सूर्य की दशा आती है, सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आती है, चंद्रमा के बाद राहु की दशा आती है, राहु के बाद गुरु की दशा आती है, गुरु के बाद शनि की दशा आती है, शनि के बाद बुध की दशा आती है, बुध के बाद केतु की दशा आती है और केतु के बाद शुक्र की दशा आती है। इनका एक क्रम फिक्स है। मतलब अभी किसी सूर्य की दशा चल रही है तो हमको समझ जाना चाहिए कि जब ये दशा खत्म होगी तो आगे चंद्रमा की दशा आएगी। और इनकी टाइमिंग भी फिक्स है। ये टोटल 120 वर्षों का होता है। विंशोत्तरी, जिसके उत्तर में, जिसके बाद में 20 हो, ऐसा, यानी ये 120, 100 के बाद 20 है, इसी को विंशोत्तरी कहते हैं। तो इसमें टोटल हम 120 दशा वर्ष को कवर करते हैं। टोटल 120 दशा वर्ष को इसमें कवर करते हैं। तो सूर्य को 6 वर्ष मिला है, चंद्रमा को 10 वर्ष मिला है, राहु को 18 वर्ष मिला है, गुरु को 16 वर्ष मिला है, शनि को 19 वर्ष मिला है, बुध को 17 वर्ष मिला है, केतु को 7 वर्ष मिला है और शुक्र को 20 वर्ष मिला है। इन सबको जब जोड़ दिया जाएगा तो 120 संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। तो इन सबको कैसे साधन करते हैं। जो सबसे पहली महादशा होती है और जो सबसे पहली अंतरदशा होती है, उसमें पूरे पूरे साल नहीं मिलते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ शनि की महादशा में, तो टोटल शनि
शनि के महादशा में जन्म है तो 19 साल शनि का नहीं मिलेगा, कुछ घट के मिलता है ना, उसका साधन कुछ नियम से करते हैं। शनि की महादशा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बुध की पूरे 17 साल के लिए आएगा, केतु पूरे 17 के लिए आएगा, शुक्र पूरे 20 वर्ष के लिए आएगा। इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो ये सामान्य जानकारी के लिए सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। हम लोग अब सीधे अपने विषय पर आते हैं। शनि दशाओं में विंशोत्तरी दशा प्रधान होती है और ग्रहों के फल परिपाक का समय दशा से ही जाना जाता है। इसलिए विंशोत्तरी दशा पर आधारित नियमों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। विंशोत्तरी दशाफल के प्रसंग में निम्नलिखित सूत्रों को सावधानी से परीक्षण करना चाहिए। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ऐसी बहुत कुछ है ना। जैसे घंटा है, मिनट के बाद सेकंड है, फिर मिली सेकंड है, ऐसे सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। पर मुख्य रूप से दशा और अंतरदशा का अभ्यास किया जाता है। दशाफल और अंतरदशाफल को कैसे पकड़ना है उनको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम दशाफल को पकड़ते हैं। सबसे पहले हम दशाफल को पकड़ते हैं। जैसे जिस जातक की हम लोगों ने कुंडली ली है, इनका जन्म केतु की अंतरदशा में हुआ था जी, और वर्तमान दशा चंद्रमा की चल रही है। ये सब तो याद रखना है। केतु की महादशा में जन्म हुआ था और वर्तमान दशा जो चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है। यानी केतु आ चुका है, शुक्र आ चुका है, केतु के बाद शुक्र आता है, दिखाया था इधर लिख करके है ना। शुक्र के बाद सूर्य आता है, सूर्य भी आ चुका है, और वर्तमान में चंद्रमा चल रहा है। आगे मंगल आएगा, फिर राहु आएगा, फिर गुरु आएगा। इतने दशाएं तो कम से कम इनके जीवन में आएंगी जिसकी भी चल रही है। तो सबसे पहले दशाफल को समझते हैं, फिर अंतरदशाफल को समझेंगे। सबसे पहला नियम है, ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित फल को प्रदान करेगा। ग्रह जिस भाव से संबंधित है उस भाव के फल को प्रदान करेगा। जैसे चंद्रमा दशम भाव में बैठा है, दशम भाव कर्म का भाव है, तो जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित फल को प्रदान करेगा। अब ये चंद्रमा भाग्येश भी है, देखिए राजयोग भी बना रहा है। तो जब चंद्रमा की दशा आई थी तब इनको नौकरी लगी थी, बहुत समय से परेशान थे। मैंने निर्देश कर दिया था कि चंद्रमा के आने पर होगा। सूर्य में आशंका है, विश्वास नहीं है। सूर्य के पास बल बहुत कम है, न इसके पास दिग्बल है, न इसके पास जिस राशि में बैठा है वो भी ठीक नहीं है। आगे भी पीछे भी जो है पाप ग्रह बैठे हैं, केवल आगे जो है शुभ ग्रह है, ठीक है, बल बहुत कम है। इसलिए यहाँ सिर्फ आशंका जताई थी। चंद्रमा का जो मुख्य बल होता है पक्ष बल होता है, चंद्रमा पूर्ण रूप से पक्ष बली है। उसके बाद केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है। इस चंद्रमा को लग्नेश का भी समर्थन है, इस चंद्रमा को दशमेश का भी समर्थन है। तो चंद्रमा के पास बल ज्यादा हो गया। तो चंद्रमा के समय मैंने गारंटी दी और सूर्य के समय आशंका जताई। यहाँ लग सकता है, लगेगा ऐसा नहीं। लगेगा ऐसा किसमें बोला? चंद्रमा में। क्यों? दशम में ही बैठा है। तो दशम के समय जब चंद्रमा के अंतर्दशा आई तब नौकरी लगी। पहला ही नियम क्या है? ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित फल देगा। नौकरी वाले भाव में बैठा है तो उस भाव से संबंधित फल देगा। अभी फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फल देगा इतना ही कहा है ना। फल देगा मतलब अच्छा फल देगा, कहाँ से आता है? लोग खुद ही अपने दिमाग से डाल लेते हैं। फल देगा मतलब उस काम को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। दशम में बैठा है, दशम को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। वो तो ग्रहों के कैरेक्टर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने इसके कैरेक्टर पढ़ा कि भाई नवमेश है, दशम स्थान में बैठा है तो या राजयोग कारक है तो अच्छा फल देगा। यही मित्र की राशि में है, अच्छा फल देगा। यही चंद्रमा खराब स्थिति में होता है, खराब फल देता है, लगी लगाई नौकरी छोड़नी पड़ती। ठीक है, तो चंद्रमा ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित फल देगा। वो फल पॉजिटिव भी हो सकता है, फल नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा नियम है, जिस स्थान का स्वामी या कारक होगा उससे संबंधित फल देगा। जिस स्थान का स्वामी होगा, भाग्य स्थान का स्वामी है तो भाग्य की उन्नति करा दिया। अब ये जो फल देगा, जहां भी मैं कहूँ कि फल देगा वहां तुरंत समझ जाना चाहिए कि पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी देगा। तुरंत समझ जाना चाहिए पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी देगा। जैसे केतु की जब दशा आई थी तो जातक बहुत बीमार पड़ा था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। भाग्य स्थान में बैठा है तो भाग्य को पहले बिगाड़ा। पिताजी की लगी लगाई नौकरी चली गई, भाग्य को बिगाड़ा था। इसकी नौकरी तो है नहीं, अब केतु को चाहिए। कहाँ बैठा है? पिता के घर में बैठा है। तो बोला पिताजी नौकरी करना है, चलो हटो किनारे। ठीक है। दूसरा, शत्रु की राशि में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है। उसके बाद गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है लग्न पर, तो गुरु के सहयोग से ये भी लग्न को खराब कर रहा है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव हो जाना,
लगी लगाई नौकरी चले जाना, पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ जाना, ये सभी फल केतु की दशा में मिलेंगे। भाग्य बिगड़ा, पिता बिगड़ा, ये नवम भाव भाग्य का भी है, नवम भाव पिता का भी है, नवम भाव पुण्य का भी। ठीक है, तो जो जहाँ भी फल देगा ऐसा कहता हूँ, तो वहाँ केवल अपनी ओर से ऐसा नहीं पाल लेना है दिमाग में कि बस अच्छा ही फल देगा। फल तो दोनों प्रकार का होता है ना जी, बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। जो फल आम सड़ गया तो उसको आम नहीं कहेंगे क्या? सड़ा है तो भी आम है, आम है तो भी आम है। नहीं तो कुछ लोग पूछें कि एक कार्टून है उसमें 20 आम है, उसमें 10 सड़ गए तो कितने आम बचे? अरे आम तो 20 ही ना बचा। मूर्ख व्यक्ति हो, बुद्धि दौड़ा नहीं कहेगा 10 आम बचे। जो सड़ गया वो आम से केला बन गया क्या? पपीता बन गया कि अंगूर बन गया? आम तो आम है, सड़ गया तो ही आम है। फल तो फल है, अच्छा है तो भी फल ही है, खराब है तो भी फल ही है। तो वहाँ पर अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है कि वह फल देगा, इतना तो क्लियर है। सेंटर हमको पता लग गया, अब वो सेंटर कैसा है ये तो हम उसके व्यवहार पर समझ करके निर्णय लेंगे। पता चल गया कि चंद्रमा आएगा तो दसम भाव से संबंधित फल देगा, मतलब मान प्रतिष्ठा से संबंधित फल दे सकता है। दसम भाव नौकरी का है, उससे संबंधित फल दे सकता है। दसम भाव उच्च शिक्षा का है, उससे संबंधित फल दे सकता है। दसम भाव सीनियर का है, उससे संबंधित फल दे सकता है। दसम भाव राजयोगों का है, उससे संबंधित फल दे सकता है। ठीक है, अब उससे संबंधित अच्छा देगा कि बुरा देगा, ये हम लोग इसकी स्थिति पर दृष्टि डाल करके उसका आकलन करेंगे। तीसरा नियम, जिन स्थानों पर जिस अनुपात से दृष्टि रखेगा उन स्थानों का भी उसी अनुपात से फल देगा। जहां देखता है उसका भी फल देता है। परिवार को देख रहा है तो परिवार का भी फल देगा, सुख को देख रहा है तो सुख को भी फल देगा। वाहन का स्थान है, भूमि का स्थान है, भवन का स्थान है, देख रहा है उसको जो फल देना होगा उसको देगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। अब चंद्रमा की तो एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। होता क्या है, समसप्तम जो दृष्टि जो सप्तम होती है वो बहुत अच्छी दृष्टि नहीं होती है। फल तो देगा पर उस भाव को अपना कंपटीटर मान लेता है। ग्रह, कोई भी व्यक्ति अपने कंपटीटर की उन्नति चाहता है क्या? परिचय है, दोस्ती है, साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब है, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं, सब है, पर वो व्यक्ति हमारा कंपटीटर है। कंपटीटर का मतलब क्या हुआ? मौके पर चौका लगा। कंपटीटर करते क्या है? यही करते हैं। तो समसप्तक जो दृष्टि होती है, ये जो दृष्टि है, चंद्रमा यहाँ से देख रहा है चतुर्थ और दसम भाव, चंद्रमा देख रहा है चतुर्थ भाव को, तो ये चंद्रमा इससे समसप्तक है, ऐसा कहेंगे ज्योतिष की भाषा में। तो समसप्तक जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। वो अपने भाव को, उस भाव को जहाँ से सातवें दृष्टि देखता है उसको कंपटीटर मान लेता है। जैसे लग्नेश यहाँ पर बैठा है, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, भाई लग्नेश का लग्न को देखना तो अच्छी बात है, उस भाव की वृद्धि होगी। लेकिन चूंकि सप्तम दृष्टि से देख रहा है तो लग्नेश ही अपने शरीर को कंपटीटर मान लेगा। अब कौन अपने कंपटीटर का भला चाहता है? वहां मामला बिगड़ेगा। यही मंगल यदि यहाँ बैठकर देख रहा होता तो शरीर बिल्कुल निरोग रहता। अब चूंकि यहाँ बैठकर देख रहा है तो इसी को मारना भी है और इसी को बचाना भी है। कब दिमाग फिर जाए क्या पता। ठीक है, तो कुछ न कुछ अपनी विकृति ये प्रदान करता ही रहेगा। वो कहते हैं ना कि न तुम्हें जीने देंगे और न मार डालेंगे, वही स्थिति है। स्वस्थ भी नहीं रहने देगा। क्यों? भाई कंप्यूटर है, देख रहा है उस भावना से, कैसे स्वस्थ रहने देगा? और लगने से तो आपको बीमार भी नहीं पड़ने देगा। मतलब आप बेड पर नहीं पड़े रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ दवा, चूरन, गुटखा, जो आपको कुछ कुछ जो है, गुटखा में गोली जो होती है छोटी छोटी, है ना, आपको कुछ कुछ हमेशा लगेगा, हमेशा घटेगा। ये इनकी कृपा है, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इसी प्रकार चंद्रमा समसप्तक दृष्टि से देख रहा है, वो कहेगा ना घर में रहने भी नहीं देंगे और दूर भी नहीं जाने देंगे। इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा उत्पन्न करेगा। ऐसे कोई भी हो, समसप्तक यदि है तो उसका फल इसी प्रकार से समझना चाहिए। अब ये जो अनुपात वाली बात तो समझे नहीं। मान लीजिए आगे मंगल की दशा आएगी, तो मंगल का फल कैसा होगा? मंगल का जो फल है सो है दृष्टि वाला फल भी मिलता है। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ देख रहा है, इसका भी फल देगा। फिर 1 2 3 4 नौकरी को देख रहा है, इसका फल भी देगा। फिर 5 6 7 8 यहाँ देख रहा है, इसका फल भी देगा, सबका फल देगा। ये तो पूर्ण विशेष दृष्टि है।
फिर एकपाद दृष्टि भी होती है, 1 2 3, तीसरे घर में सभी ग्रह 25% देखते हैं और 10वें घर को भी 25% देखते हैं। तो नवम भाव और चतुर्थ भाव में मंगल की एकपाद दृष्टि है 25%, तो थोड़ा थोड़ा फल इन दोनों का भी प्रदान करेगा, थोड़ा थोड़ा फल इन दोनों भावों का भी प्रदान करेगा। चूरन चटाने जैसा, सारा चूरन वो लिए और खुद फाँके, उसमें जो लगा हुआ है वो पकड़ा दिए, इसको तुम सूंघ लो, ठीक है। वैसा चूरन चटाने जैसा फल यहाँ पर 25% प्रदान करेगा। चौथे और आठवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। इसके बाद बची पांचवी और नवीं दृष्टि। पांचवी और नवीं दृष्टि जो होती है 50% की दृष्टि है, द्विपाद दृष्टि उसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर देख रहा है द्विपाद दृष्टि से, तो यहाँ का भी 50% फल देगा। दोनों आंखों से नहीं देखेगा, एक ही आंख से देखेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ये भी नवम है यहाँ से, तो जितना परसेंट देखा उतना परसेंट फल उस घर का भी वो देगा। कोई भी ग्रह को हम ऐसा आकलन कर सकते हैं, जैसे चंद्रमा की दशा का आकलन करना हो तो चंद्रमा 10वें भाव का फल देगा, चंद्रमा 9वें भाव का फल देगा, चंद्रमा 4th भाव का फल देगा, पूरा पूरा, इनसे पूरा पूरा संबंध है। इसके बाद 1 2 3 खर्च वाले स्थान पर 25% संबंध है, तो इसका भी 25% फल देगा। 7वां भाव है ना, इसका फल भी देगा 25% इसका फल भी देगा, क्योंकि चंद्रमा से 10th है, 3 और 10 में दृष्टि होती है, 25% दृष्टि होती है। और ये 9वां भाव होगा और ये जो है 5वां भाव होगा, दूसरा और छठा, तो उसका फल भी देगा, ठीक है। तो इस फिर चौथा और आठवां, ये चौथा है, ये आठवां, ये जो है आठवां है, ये आठवां है, ये चौथा है, तो चौथा और आठवां फल भी प्रदान करेगा 50%। तो इस प्रकार से जहां जहां जितना जितना देख रहा है उन सब का फल वो उतना उतना प्रदान करेगा। जिन ग्रहों की राशि में होगा, जो ग्रह उसे देखते होंगे, जिनके साथ या जिनके बीच में ग्रह घिरा होगा, उन सब ग्रहों के शील व स्वभाव से अपने शुभाशुभ फल में न्यूनता अथवा वृद्धि करेगा। जिस ग्रह की राशि में होगा, चंद्रमा सूर्य की राशि में है, सूर्य का काम नहीं करेगा, करना ही है उसको, ठीक है। जो ग्रह उसे देखते होंगे, मंगल उसको देख रहा है, मंगल अपना काम नहीं करवाएगा, करवाएगा, देख रहा है, सूर्य देख रहा है, बुध देख रहा है, तो जो देख रहे हैं सबका काम उसको करना पड़ेगा अपनी दशा काल में, ठीक है। और जिन ग्रहों के साथ घिरा होगा, कि कोई ग्रह यहाँ तो है नहीं पर पीछे गुरु है, तो गुरु का काम भी करना पड़ेगा, आगे भी जो ग्रह होता है उसका काम भी करना पड़ता है, ठीक है। वो जैसा चाहता, अच्छा या बुरा, जैसा भी वो चाहता। इस प्रकार से ग्रहों के शुभाशुभ फल का निर्धारण हम करते हैं दशा काल के दौरान। ग्रह स्वभावतः शुभ या अशुभ है, किंतु लग्न कुंडली में अपनी उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, या नवांश कुंडली में अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में हो, या मित्र की राशि में हो, नवांश में हो, अथवा वर्गोत्तम नवांश में हो, तथा वक्री या अस्त न हो, तो सदा ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार संबंधित भावों के फल की वृद्धि ही करेगा, ठीक है। एक उदाहरण दिया हुआ है, लग्नेश की दशा नियमतः शुभ होनी चाहिए, लेकिन वह नीच राशि में हो, अस्तंगत हो, खराब वर्गों में चला गया हो, ये सब हो जाए, पाप पीड़ित भी हो जाए, तो कुछ भी विशेष शुभ फल अपनी दशा में नहीं दे पाएगा। पूरी कुंडली में सबसे शुभ तो लग्नेश को ही मानते हैं, और ऐसी बहुत सारी कहावतें और धारणा ज्योतिष जगत में विख्यात है। देखते ही सबसे पहले लोग लग्नेश का रत्न पहनाते हैं। अब लग्नेश ही नीच हो, लग्नेश ही अस्त हो, लग्नेश खराब वर्गों में चला गया हो, तो रक्षा करेगा या हानि करेगा? संसार में से बहुत लोग हैं जिनकी बुद्धि खराब रहती है। जानते हैं कि अभी हम ऑपरेशन करवा के आए हैं, एक हमारा जो किडनी है वो फेल हो चुका है शराब पी करके, घर आने के बाद फिर से शुरू कर देते हैं कि अभी वो बचा हुआ है उसको भी खराब करना है, ठीक है। तो क्या है, बुद्धि खराब है। अब ये कोई कहे कि भाई व्यक्ति अपना नुकसान कर ही नहीं सकता, ये तो दुराग्रह है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नुकसान करते हैं, अपना नुकसान नहीं करते तो इतनी सारी आत्महत्या की घटनाएं क्यों देखने को मिलती। अपना नुकसान का व्यक्ति को इतनी परवाह होती तो फिर इतनी तेजी से बाइक क्यों चलाते, धुआंधार, पता ही नहीं चलेगी गोली की स्पीड में किधर निकल गया, ठीक है। जानते हैं कि इससे नुकसान होगा, जानते हैं कि हेलमेट पहनूंगा तो सुरक्षित रहूंगा, नहीं पहनूंगा तो दुर्घटनाओं में ज़्यादा क्षति हो सकती, फिर भी नहीं पहनते। सरकार ने जुर्माना लगा दिया फिर भी नहीं पहनते। इतनी क्या चिंता है। उसी प्रकार लग्नेश को समझिए,
इतनी परवाह होती तो कोई बात ही नहीं होती, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। वैसा कोई व्यक्ति सोच ले जबरदस्ती कि लग्नेश तो एकदम सर्वथा शुभ है, तो उनका सोचना गलत है। लग्नेश के रत्न से भी नुकसान होता है। एक हमारे पास हमारे गांव के पंडित जी आए थे, बताइए लग्नेश का रत्न पहना है, बोलता है नुकसान हो रहा है। ऐसे परेशान होकर के मेरे पास आके बोले। मैं देखा कि स्थिति बहुत खराब थी। वो लग्नेश अष्टम भाव में आकर नीच राशि में बैठा। काहे लग्नेश का पहनाने गए पंडित जी आके? उनको यही कहा, तो लग्नेश तो बाबा नहीं पहनाएंगे, तो क्या ही कहा जाए। मैं कहा कि आप इसको छोड़िए, आप खाली उपाय बताए कीजिए, रत्न पहनने के लिए आपको बोला कीजिए, एक्सपर्ट के पास भेज दिए। ठीक है, तो यही स्थिति यहाँ पर भी हो रही है। अब आगे चलते हैं। यदि ग्रह शत्रु की राशि में हो, नीच राशि में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, निर्बल हो, तो अपनी दशा से संबंधित भावों के फल की हानि करेगा। स्पष्ट बात है, कोई भी ग्रह अपनी महादशा में, अपनी ही अंतरदशा में अपना पूरा फल नहीं देता है। जैसे मान लीजिए शुक्र का महादशा आया, तो जब भी किसी भी ग्रह की महादशा आती है ना, तो सबसे पहले उसी ग्रह की अंतरदशा आती है। सबसे पहले उसी ग्रह की अंतरदशा आएगी, फिर बाकी ग्रहों की आएगी। जैसे शुक्र की महादशा आएगी, तो शुक्र की महादशा जब भी आती है 20 साल के लिए आती है। वो 20 साल में का जो टाइम है वो 9 ग्रह में अलग अलग बढ़ जाएगा। 20 साल का टाइम 9 ग्रह में अलग अलग बढ़ जाएगा। ठीक है, फिक्स होगा। शुक्र की महादशा में शुक्र के अंतरदशा इतना टाइम के लिए, सूर्य के अंतरदशा इतना टाइम के लिए बढ़ जाएगा 20 साल। उसमें शुक्र को भी एक हिस्सा मिलता है, तो महादशा शुक्र की ही रहेगी, पर अंतरदशा में भी शुक्र को एक हिस्सा मिलेगा। 20 साल में से एक हिस्सा शुक्र का रहेगा। उसको कहेंगे शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा। तो शुक्र को अपना जो भी फल देना है वो अपनी महादशा और अपनी अंतरदशा में ही अपना पूरा फल वो नहीं दे पाता है। ठीक है, राज्य में भी अपनी सरकार, केंद्र में भी अपनी सरकार। यही स्थिति हो गई। महादशा भी शुक्र की, अंतरदशा भी शुक्र की, महादशा भी सूर्य की, अंतरदशा भी सूर्य की। कहने को तो बहुत अच्छी पोजीशन है ना, अपना ग्रह देने के, अपना फल देने के लिए। पर ऐसी स्थिति में वो पड़ जाता है अकेला। आदमी तो एक ही है, 4 को लोड दे दीजिए, महादशा का भी लोड दे दीजिए उसको, अंतरदशा का भी लोड दे दीजिए उसी। अब आदमी एक ही है। 2 सरकार है तो 2 व्यक्ति निभा रहे हैं तो ठीक है। एक ही आदमी पर 2 जिम्मेवारी दे दिया जाएगा तो अपना काम ठीक से कर पाएगा क्या? उसको समस्या होगी। इसीलिए वो अपनी महादशा के अंदर, अपनी ही अंतरदशा में अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। महादशा का फल दे कि अंतरदशा का फल दे, दोनों को बैलेंस करके भी चल रहा है। जब दूसरा उसको सहयोगी मिल जाता है तो फिर हावी होकर के अपना फल दे देगा। ठीक है, इसके बाद अगला नियम है, सभी ग्रह अपने समान धर्मी या संबंधी ग्रह की अंतरदशा में अपना पूरा फल देते हैं। शुभ ग्रह का शुभ ग्रहों से तथा पाप ग्रहों का पाप ग्रहों से धर्मत्व होता है। कोई भी शुभ ग्रह है उसको अच्छा फल देना है तो उसकी दशा में जो शुभ ग्रह आएंगे उनका सहयोग लेगा और उनकी अंतरदशा में अपना शुभ काम करके चला जाएगा। चंद्रमा को कोई अच्छा काम करना है तो गुरु की अंतरदशा में कर सकता है, चंद्रमा को कोई अच्छा काम करना है तो शुक्र की अंतरदशा में कर सकता है, बुध की अंतरदशा में भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। और पाप ग्रह की महादशा चल रही है और उसको कुछ खराब करना है तो किसी पाप ग्रह की अंतरदशा में वो करेगा। शनि को कुछ गड़बड़ करना है तो शनि के अंदर नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है राहु को आने तो फिर बताते हैं तुमको। ठीक है, तो शनि में मुख्य महादशा में राहु की अंतरदशा चलेगी तो बड़ा उपद्रव होता है। तो दशाफल का एक महत्वपूर्ण नियम है, महादशा और अंतरदशा दोनों में पाप ग्रह आ जाए तो बहुत जोर लपेटते हैं, और महादशा और अंतरदशा दोनों में शुभ ग्रह आ जाए तो बहुत सारे अशुभ फलों को रोक देते हैं, उनको डिले करने लगते हैं या उनकी प्रोसेस को स्लो करना। अशुभ फल होता है पर धीरे धीरे मिलता है उसका फल। इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती है। हाँ, पाराशरीय मत से केंद्रेशों व त्रिकोणेशों के संबंध पर आधारित सभी कारक ग्रहों की दशाएं उत्कृष्ट फल देती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि भाई चंद्रमा क्या है, नवमेश है और बैठ जाए केंद्र में तो चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी होगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने वाला जो कोई भी ग्रह होगा उसकी दशा बहुत अच्छी होगी। यही कारण है कि सूर्य की दशा में तो नौकरी नहीं लगी, चंद्रमा की दशा में लगी। सूर्य यहाँ बैठे कोई राजयोग नहीं बना रहा है, चंद्रमा राजयोग बना रहा है। दशम में प्रभाव तो दोनों का है, देखा जाती है मालिक है और मालिक की उसमें नहीं चली। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। जैसे शुक्र की महादशा में भी कई सारे अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाइए, कारकों के संबंधी ग्रहों की दशा में भी कारक ग्रहों का फल मिलता है।
जैसे कर्क लग्न का कारक मंगल यदि शनि से योग करे तो शनि की दशा में भी उत्कृष्ट फल प्राप्त होंगे। कारक में कारक कोई ग्रह आ जाता है, दोनों पापक ग्रह भी होंगे तो अपना फल वो लोग प्रदान करने लग जाते हैं, अपना अपना फल वो लोग देने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो सारणी आप लोगों को बोला था याद करने के लिए, सभी लग्नों के लिए, किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, वो सब देख लीजिए। तो कारकों के अनुसार आप जो है अच्छा फल कर सकते हैं। कोई कारक ग्रह की दशा में ही कोई कारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, कितना उत्कृष्ट फल मिलेगा, कितना अद्भुत फल मिलेगा। मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठा होता तो कारक हो जाता केंद्र का स्वामी हो के त्रिकोण में, तो शनि की महादशा में चंद्रमा या चंद्रमा की महादशा में शनि कुछ बड़ा अच्छा फल देकर के जरूर जाती। वैसे चंद्रमा में शनि का फल अच्छा नहीं होता है दशा में, पर चूंकि उनका दोनों ही जो है कारक हो गए हैं इसलिए कुछ न कुछ बड़ा काम करेंगे। अब मान लीजिए निर्दोष ग्रह ऐसे आ गए जिनको अशुभ फल देना ही नहीं, केवल अच्छा ही फल देना है, तब क्या करना। ठीक है, बहुत अच्छा फल वो दे करके जाएंगे, बहुत कुछ उत्कृष्ट फल उनके द्वारा प्राप्त होगा। इस प्रकार से समझना चाहिए। जैसे गुरु यहाँ पर बैठा हुआ होता, गुरु यहाँ पर बैठा हुआ होता, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ होता, तो ये उस गुरु और चंद्रमा के महान व्यक्ति राजा होता, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ होता, गुरु जो है यहाँ बैठा हुआ, या गुरु को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, दोनों ओर से दो ग्रह हों जो केंद्र त्रिकोण राजा बना रहे हों, तो उनकी दशा अंतर दशा परस्पर जो काम अकल्पनीय लगता है ना उसको भी पूरा कर देते हैं। इम्पॉसिबल जो डिक्शनरी में है उसको मिटा देते हैं उस समय। ठीक है, व्यक्ति कहे कि इम्पॉसिबल हमारे डिक्शनरी में नहीं है तो पूछते हैं कि किधर से डिक्शनरी खरीदे। आगे चलेंगे, जो दशापति बलवान हों वे अपनी दशा में अपना पूरा फल देते हैं, लेकिन बलहीन दशापति कुछ भी फल देने में समर्थ नहीं होते। मध्यम बली ग्रह का फल मध्यम समझना चाहिए। तो दशा और महादशा का अंतर्दशा का फल देखते समय भी ग्रहों का बल देखा जाता है, किसका पावर ज्यादा है। दशापति का पावर ज्यादा होगा तो अंतर्दशा हावी हो जाएगा, अंतर्दशापति का ज्यादा होगा तो दशापति हावी हो जाएगा। इस प्रकार से परस्पर तुलना करके ही फल किया जाता है। दशापति के पास कोई बल ही नहीं है तो क्या फल देगा, अपना फल नहीं दे पाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य की स्थिति देख लीजिए, दशमेश तो है, दशम को देख भी रहा है, पर यहाँ भी जो है शत्रु राशि में बैठा है, दिग्बल इसके बाद है ही नहीं, पीछे शनिदेव बैठे हुए हैं, तो इसके फल में पर्याप्त मात्रा में कमी आ गई। ठीक है, इस प्रकार से फलों का विवेचन करेंगे। सूर्य अपना फल चाहते हुए भी दे नहीं पाया, यही सूर्य को दिग्बल होता तुरंत अपना काम कर जाता, कुछ अच्छी राशि में भी यदि होता कुछ न कुछ काम करता। अब ये सब तो सारे नियम जो हम लोगों ने 11 नियम अभी तक पढ़े हैं वो दशाओं से संबंधित नियम पढ़े हैं, पर केवल दशा तो होती नहीं है। कह दें कि अभी 20 साल तक शुक्र की दशा चलेगी तो 20 साल तक एक जैसा टाइम तो चलेगा नहीं, लगातार चलता है क्या। 20 साल तक शुक्र की दशा है तो एक ही जैसा टाइम चलेगा 20 साल तक। उसके लिए अंतर्दशा देखना पड़ेगा कि उस आने वाले 20 साल में भी बीच बीच में कौन कौन सा टाइम कितने समय के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा खराब है, केवल अच्छा है, केवल खराब है, ना अच्छा है ना खराब है, इनमें से कोई भी स्थिति हो सकती है। तो उसको समझने के लिए अंतर्दशाओं को देखा जाता है। ठीक है, पापक ग्रह की महादशा में यदि पापक ग्रह की ही अंतर्दशा होती है तो जातक को भीषण धननाश का सामना करना होता है। सबसे पहले वो पैसा चुराते हैं, चोर व्यक्ति पहले क्या करता है, बदमाश व्यक्ति पहले क्या करता है, पैसा चुराता है। पापक ग्रह की महादशा और पापक ग्रह की अंतर्दशा, पहले बेतहाशा पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, फिर पैसा चला गया, आप कमजोर पड़ गए तो कौन हावी होगा, शत्रु। तो उसके बाद शत्रु हावी होने लग जाते हैं, और शत्रु हावी होने लग गया, बहुत टेंशन होने लग गया तो क्या होगा, शरीर में रोग होगा। तो इस प्रकार से पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह की अंतर्दशा हो तो 3 फल विशेष रूप से मिलते हैं। सबसे पहले धन नाश होगा, उसके बाद शत्रु हावी होंगे, रोग भी होगा। इसके बाद पापक ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो जातक पूर्वार्ध में कष्ट पाता है और उत्तरार्ध में शुभ फल पाता है। तो हम क्या करेंगे, उस अंतर्दशा को पहले 2 भागों में बांट लेंगे। मान लीजिए कि वो अंतर्दशा 1 वर्ष 2 महीना और 3 दिन के लिए है, ऐसा मान लीजिए। तो 1 वर्ष 2 महीना यानी कि 12 और 14, टोटल 14 महीना हुआ, है ना। तो 7 महीना 1.5 दिन उसको अच्छा फल मिलेगा, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से खराब फल मिलेगा, है ना, पूर्वार्ध में खराब होता है। उसके बाद का अंतिम जो 7 महीना 1.5 दिन बचेगा उसमें उसको अच्छे फल मिलेंगे। कब, जब पापक ग्रह की महादशा हो और अंतर्दशा शुभ ग्रह की हो। लेकिन महादशा यदि शुभ ग्रह की है और अंतर्दशा पापक ग्रह की है तो
पूर्वार्ध में उत्तम फल मिलेगा और उत्तरार्ध में खराब फल प्राप्त होगा, है ना। देखिए लिखना भी तो नहीं चाहता है, यही तो पापा ग्रहों का फल है। महादशा में पाप ग्रह और अंतरदशा में शुभ ग्रह, ठीक है। तो पहले कौन है पाप ग्रह, तो पहले खराब फल होगा, बाद में कौन है शुभ ग्रह, तो बाद में अच्छा फल होगा। इसी को उल्टा कर दीजिए, महादशा जो है वो शुभ ग्रह की चले और अंतरदशा जो चले वो पाप ग्रह की चले। पहले कौन है शुभ ग्रह, तो पहले ही अच्छा फल मिल जाएगा, बाद में कौन है पाप ग्रह, तो बाद में खराब फल मिलेगा, ठीक है। तो टोटल फल देखने के बाद हम ये निर्णय करेंगे कि उसमें क्या क्या मामला बनने वाला है। इसके बाद पाप ग्रह की महादशा में अस्त ग्रह की अंतरदशा चल रही हो तो जातक को व्यर्थ में कलंकित होना पड़ता है, काम कोई और करेगा, बदनाम इसको होना पड़ेगा, ठीक है। वक्री ग्रह की दशा में व्यक्ति धन सुख और सम्मान की हानि अवश्य उठाता है। वक्री ग्रह चाहे कितना भी बलवान हो, कितना भी वो बहुत कुछ शुभ फल देने के लिए तैयार बैठा हो, लेकिन जब वो आएगा तो पहले ये गड़बड़ जरूर करेगा। बाकी जो अच्छा फल देता है उसको तो देगा ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वक्री ग्रह कभी भी केवल अच्छा फल नहीं देते, वो धन की हानि जरूर कराएंगे, सुख और सम्मान की हानि जरूर कराएंगे, साथ में कई नए नए रोगों से भी जातक को पीड़ा देते हैं। हालांकि वक्री ग्रह जन्य शुभ फल व राजयोग भी उसको मिलते हैं, पहले ही स्पष्ट कर दिया। मार्गी ग्रह की दशा में जातक सम्मान सुख और द्रव्य की प्राप्ति करता है, उसे ऐसा ग्रह राजयोग कारक हो तो वह चुनाव में जीतकर नेता बनता है तथा उसके प्रत्येक कार्य सिद्ध होते हैं। मार्गी ग्रह की दशा में ऐसा होता है, ठीक है। और वो चुनाव उसके स्कूल में भी हो सकता है, क्लास मॉनिटर बन जाए, वो चुनाव उसके घर में भी हो सकता है कि घर में सब लोग उसकी बात माने, सब लोग उसका कहा माने, वो चुनाव उसके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कि वो जो कहे वही उसके मित्र लोग करें, वो चुनाव उसके गांव में भी हो सकता है कि मुखिया बन जाए, चुनाव उसके नगर में भी हो सकता है नगर निगम का अध्यक्ष बन जाए, वो चुनाव उसके राज्य में भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चुनाव मतलब सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं समझना है या सीधे मुख्यमंत्री का ही चुनाव नहीं समझना है। ग्रह जिस स्तर पर होगा उस व्यक्ति की धनयोग इत्यादि जैसी होगी, उस व्यक्ति की क्षमता जैसी होगी। कभी भी फल कहने से पहले 3 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, देश काल और परिस्थिति। इसको सोचे बिना यदि फल कहे तो आप कितने भी बड़े विद्वान हो सब चौपट हो जाएगा। अपनी बुद्धि वहां पर जरूर लगानी है, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही कोई भी फल जो है वो सही साबित होता है। कितना भी उत्कृष्ट बीज हो, कितना भी बढ़िया, यहाँ नारियल के इतने पेड़ हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का जो है उसको ले जाइए उत्तर भारत में लगवा दीजिए, होगा क्या? तो क्या कहेंगे वो बीज बेकार है, क्या कह देंगे उधर की जमीन ही बेकार है। जमीन बेकार होती तो इतने अच्छे से फसल उत्तर भारत में क्यों होते? सभी फल के लिए, सभी प्रकार के वृक्षों के लिए अलग अलग प्लॉट चाहिए होता है, उनका गुणधर्म मैच नहीं कर रहा है, यही कह सकते हैं। तो गुणधर्म मैच करेगी बात बनेगी, उसी को कहते हैं देश काल परिस्थिति। मौसम चल रहा हो बरसात का और चले जाइए आप पेड़ को पानी पटाने, पूरी दुनिया आपको गड़गड़ियाएगी। पेड़ को पानी पटा रहा है बरसात में, ठीक है, तो क्या किया उसने? काल का ध्यान नहीं रखा, काल का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। धान बोना है, चले जाइए ठंडा में धान बोने के लिए, हाँ लोग हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे, क्या कर रहा है, अभी तो धान की बुआई का समय है क्या? तो इसी प्रकार से देश काल और परिस्थिति का ध्यान रख कर ही कोई फल कहा जाता है। एक कथा बता देता हूं, बता दूं जी। एक व्यक्ति था, तो उनके पिताजी जो है बहुत उच्च स्तर के ज्योतिषी थे, पढ़ा रहे थे ज्योतिष, वो बड़ा तेज तरार था, उसकी दोस्ती हो गई राजा के पुत्र से। तो कहा कि पिताजी हम भी ज्योतिष पढ़ेंगे। तो राजा कहे कि भाई वो तो हमारे यहाँ के आचार्य हैं, पढ़ो। बोल दिए कि हमारे पुत्र को भी पढ़ाइए, अपने पुत्र को भी पढ़ाइए। दोनों को पढ़ा कर निष्णात कर दिए, राजा के पास ले गए, महाराज हमने दोनों को पंडित बना दिया है, आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने बोला कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या, पहले अपने बेटे को ही अवसर दिया। तो अपना जो भी ग्रह गणित गणना करना था पृष्ठ कुंडली के आधार पर, वो उसने बताया कि आपके हाथ में कुछ चीज़ है जो गोल आकार की है, जिसमें कुछ फूल के डिजाइन बने हुए, ऐसा कुछ कुछ बताया। दूसरे से कहा कि बताओ क्या है, उसने बोला अंगूठी। कहे कि ये तो अभी हमको घुमाता रहा क्या,
आप दोनों को अलग अलग विद्या पढ़ाए हैं। ये अंगूठी बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है, मतलब कुछ और तो नहीं है। आप देखिए आपके हाथ में क्या, देखे तो अंगूठी, तो अंगूठी तो गोल होती है, तो बात तो सही है उसकी, उसमें फूल का डिजाइन बना था वो भी सही है, पर ये अंगूठी नहीं बोल पाया, वो बोल दिया। इसमें बुद्धि का फर्क है, देश काल परिस्थिति का फर्क है। उसने कह दिया सोने की अंगूठी, ये भी बोला उसने। भाई राजा है, लोहे की अंगूठी तो पहने का नहीं, तो तुरंत दिमाग लगा लिया। राजा के पास अभी कौन सा सामान आएगा, अचानक से हम क्वेश्चन पूछने के लिए पहुंचे, उसको मिलेगा क्या? और ऐसी कौन सी चीज होगी जो मुट्ठी में बंद हो सकती है और तुरंत राजा को मिल भी जाए? हाथ में अंगूठी है, उसी को खोला, अंगूठी बंद कर लिया, इस प्रकार से पूछ लिया क्या है। उसने बुद्धि लगा लिया, देश काल परिस्थिति का आकलन करके, तो उसकी बात सही होगी। गणना ये भी वही, गणना तो दोनों का सेम है। यहाँ पर अकल बड़ी की भैंस, जब कोई मूर्ख व्यक्ति पूछे तो उसको भैंस ही बोलना चाहिए, ठीक है? दोनों को लेकर, हाँ, नहीं तो उसकी हालत होगी। तो देश काल परिस्थिति के बिना आप कोई भी फल कहेंगे तो बेकार होगा, फिर आपकी छवि जो है इधर उधर हो जाएगी, ठीक है? तो हमेशा देश काल परिस्थिति की बात सोच करके ही कोई फल कहिए। ये फल यहाँ पर कैसे घटित हो सकता है, वहाँ पर कैसे घटित हो सकता है, इस बात का चिंतन जरूर कर लेना चाहिए। यही बात राजयोग में भी है, सेम टू सेम राजयोग। अमीर बालक घर के बच्चे के कुंडली में बना हो और गरीब के घर के बच्चे में बना हो, मान लीजिए चतुर्थ भाषा का संबंध है, उसकी दशा आ गई, तो फिर दोनों के यहाँ वाहन आएंगे। गरीब के घर के यहाँ साइकिल आएगा, उसके यहाँ आएगा तो मर्सिडीज आएगा। दोनों के पिताजी की क्षमता अलग अलग है, वाहन का सुख तो दोनों को मिल रहा है, दोनों उसी लेवल के पसंद है, बल्कि यही ज्यादा पसंद है साइकिल देख करके। वो तो अपने जीवन में चारों तरफ मर्सिडीज देखा है, पहली बार मिला आपको तो प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता का लेवल नापा जाए तो दोनों को बराबर ही निकलेगा, ठीक है? तो बिना देश काल परिस्थिति का विचार किया आप इधर राजयोग का बोल के इसको मर्सिडीज दिला दीजिए। एक दिन में तो मर्सिडीज आती नहीं, आ जाती है एक दिन मेहनत करने से, रातों रात स्विच दबाने से, वैसा तो होता नहीं है। तो बिना देश काल परिस्थिति का विचार किए फलादेश भी नहीं करना चाहिए। तो कहाँ तक रहते हैं हम लोग? हाँ, 7वां नंबर। 8वां, नीच और शत्रु क्षेत्रीय ग्रह की दशा में व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है। विदेश योग का कौन पूछ रहा था? विदेश योग कैसे बनता है, यहाँ पर देख लीजिए कैसे बनता है, और कैसे दशा को देख के हम बता सकते हैं। नीच राशि में कोई ग्रह हो या शत्रु राशि में कोई ग्रह हो तो उसको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ता है, ठीक है? मतलब कहीं मेल से चंड होगा तो उसकी उन्नति होगी। प्रदेश में जाके कोई अच्छी नौकरी कर रहा है तो छोड़ के उसको इधर आना पड़ेगा, चाहे कारण कोई भी हो, उसको अपने जगह पर अपने बसे बसाए सिस्टम को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। उसे व्यापार में हानि होती है, मुकदमे में हार होती है, परंतु इस दशा में जातक नीच कार्यों से धन भी प्राप्त करता है। यदि राहु या केतु 3, 6, 11वें स्थान में हो तो जातक इन ग्रहों की दशाओं में दुख उठाता है, द्रव्य हानि सहता है, ठीक है? राहु या केतु तीसरे में, छठे में और 11वें स्थान में यदि होते हैं तो इन ग्रहों की दशाओं में वो दुख भी उठाता है और नुकसान भी उठाता है, पैसे की हानि भी होती है। यदि राशि अच्छा हो तो कुछ धन लाभ भी मिल जाता है, उनकी बैठने वाली राशि, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ आप लोगों को कि राशि फल ये लोग अच्छा देते हैं, ठीक है? अच्छी राशि में हो तो उसका अच्छा फल भी मिलेगा। अब आगे चलिए, महादशेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से जो ग्रह 3, 10, 11 उपचय भावों में, 4, 10 केंद्रों में, 5, 9 त्रिकोणों में बैठा हो वह अपनी अंतर दशा में शुभ फल देता है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर दशा का क्या फल है, यहाँ पर तो चंद्रमा की महादशा चल रही है। अब देखेंगे कि महादशा पति के साथ इसका संबंध कैसा है, उसके लिए हमको भाव की गिनती करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम गणना प्रारंभ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मंगल जो है चंद्रमा से 10वें भाव में बैठा है, केंद्र में भाव जो बैठ गया, 4, 10 केंद्र स्थान होता है, केंद्र स्थान में बैठ गया। केंद्र स्थान में बैठने के कारण चंद्रमा की महादशा में मंगल की जो अंतर्दशा का फल होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? शनि का कोई पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे घर में बैठ गया, ठीक है? तो छठे घर में बैठेगा तो फल खराब होगा, ठीक है? तो जो अंतर्दशापति है वो महादशापति से कैसा स्थान में है और लग्न से कैसा स्थान में है, दोनों की तुलना करनी पड़ती है, उसके बाद ही कोई बात जो है बोला जाता है। यदि लग्न से भी अच्छे स्थान में हो और महादशापति से भी अच्छे स्थान में हो तो उसका जो फल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है?
एक तरफ से अच्छा एक तरफ से खराब, तो फल भी उसी प्रकार से मिश्रित हो जाता है। दशानाथ से द्वितीय भावगत अंतर दशा से मिला जुला फल देता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह होता तो उसकी दशा में, या फिर सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर दशा मिला जुला फल देगा। महादशा सूर्य की है, अंतर दशा शुक्र की, तो दूसरे स्थान पे हो गए, तो मिला जुला फल प्रदान करेगा। ठीक है, इसी प्रकार गुरु की जो अंतर दशा देख लीजिए, लग्न से अच्छे स्थान में है, नवम स्थान में, और शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर दशा, इसको नजर में विचार करके देखिए। जो पिछला नियम है, महादशा चल रही हो शुक्र की और अंतर्दशा चल रही हो गुरु की, तो क्या देखते हैं कि लग्न से नवम स्थान में है, और महादशापति से 1 2 3 4 5 महादशापति से भी त्रिकोण स्थान में है, तो शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से भी फलों को हम चेक करते हैं। फिर क्या है, कारक महादशा में, कारक महादशा में मारक अंतर्दशा या मारक दशा में कारक अंतर्दशा हो तो मिश्रित फल प्रदान करता है। दो घर जो है मारक होते हैं, सातवां और दूसरा, इसमें शुक्र सातवां घर का मालिक है तो शुक्र मारक हो गया, गुरु दूसरे घर का मालिक है तो गुरु मारक हो गया। चंद्रमा नवमेश होकर के चतुर्थ में दशम में बैठा है तो चंद्रमा कारक हो गया, तो इस कुंडली में चंद्रमा कारक है और शुक्र और गुरु मारक है। तो मान लीजिए चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है ना, तो क्या हुआ, कारक की महादशा में मारक की अंतर्दशा, महादशा कारक की है, अंतर्दशा मारक की है, या मारक की दशा में कारक की अंतर्दशा, या मान लीजिए शुक्र की ही दशा हो, मारक है, और साथ में चंद्रमा की अंतर्दशा हो जो कि कारक है, तो किस तरह का फल मिलेगा, मिला जुला फल मिलेगा। नुकसान भी होगा और ये मारना चाहेगा, ये बचाना चाहेगा, मारने वाला मार लेगा, बचाने वाला बचा लेगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हो गई, दोनों ही मारना चाहते तो ज्यादा कुटाई हो जाती है। मम्मी घर में ना हो तो ज्यादा ही कुटाई हो जाती है पिताजी से, मम्मी घर में मौजूद हो तो पिटाई तो पड़ती है पर मम्मी कुछ बचा भी लेती है। ठीक है, वही स्थिति है इधर, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी कहाँ चल रहे थे हम लोग, 14वां, परस्पर मित्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा शुभ एवं शत्रु ग्रहों की दशा अंतर्दशा अशुभ फल देती है। जैसे सूर्य की महादशा है मंगल की अंतर्दशा, तो सूर्य और मंगल मित्र है, तो इन दोनों की अंतर्दशा को कुछ अच्छा फल भी देगी। ठीक है, वो जो करना चाहेगा सो करेगा, कहने की बात यह है। दो मित्र लोग निकल गए साथ में, तो जो करना चाहेंगे सो करेंगे, कौन रोकेगा, दोनों मित्रता है। अब दो आदमी जा रहे हैं, एक पिता है एक पुत्र है, जो मन में आएगा सो दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं, उनको पुत्र का लिहाज रहेगा, इनको पिता का लिहाज रहेगा। ठीक है, दो क्या सीनियर और जूनियर साथ में जा रहे हैं तो भी जो मन में हो सो नहीं कर सकते, दो लोग जा रहे हैं तो जो मन में हो सो कर सकते हैं, नहीं, दोनों मित्र होने चाहिए, तब बात हो गई, चलो थोड़ा सुट्टा लगाया जाए, चलो थोड़ा चाय पिया जाए, मित्र के साथ ही हो। ठीक है, अब बोल जा रहा है साथ में, उसको नहीं भी लगाना होगा, तो बोल दिया है तो क्या करें, सीनियर बोल दिया है तो इसे करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे 15वें नियम की, निसर्ग पापक ग्रहों की या अशुभ ग्रहों की या 6 8 12 भावेशों की दशा अशुभ फल देती है। तो मंगल शनि ये सब निसर्ग पापक ग्रह हैं, निसर्ग पापक ग्रह में प्राकृतिक रूप से पापक ग्रह ही हैं, इनकी दशा अंतर्दशा अच्छा फल नहीं देती, और 6ठे 8वें 12वें के स्वामी की दशा अंतर्दशा भी अच्छा फल नहीं देती है। जैसे इस कुंडली में मंगल 6ठे घर का स्वामी है तो उसमें बुराई हो गई, इसमें बुध 8वें घर का स्वामी है वो बहुत जोर मार मारेगा, ये 11वें घर का स्वामी वो भी बहुत जोर मार मारेगा, और ये शुक्र इसमें बुराई तो रहेगी, मार्केट भी है, द्वादश भी है, ये नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। ठीक है, तो शुक्र की दशा में भी बहुत प्रपंच ऐसे चलेंगे। सारी अंतर्दशा को 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। अब हो गया समस्या, हो गया ना कंफ्यूजन कि भाई भाव खराब है, राशि अच्छा है, ये है वो है, कब कौन सा देगा, उसको अभी क्लियर कर रहे हैं। क्या, सारी अंतर्दशा को 3 बराबर भागों में आप बांट लीजिए। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया था इसमें, मान लीजिए 1 वर्ष की दशा है टोटल, 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, यानी 12 महीने की दशा है, 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4-4 महीने निकल करके आएंगे, है ना। प्रथम त्रिभाग में भावजन्य फल होता है, जिस भाव में बैठा है और जिन जिन भावों से संबंध बना रहा है उन सब का फल वो प्रदान करेगा। दूसरे त्रिभाग में वो राशि स्थिति का फल देगा। जन्म कुंडली में
यानी लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में कैसी राशि में बैठा है, उस राशि के अनुसार वो फल प्रदान करेगा। और तृतीय विभाग में वो दृष्टि का फल प्रदान करेगा, कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं और वो खुद कहाँ कहाँ देख रहा है, उसका फल वो प्रदान करेगा। तो टोटल 1 वर्ष के फल को भी आपने कितनी सूक्ष्मता से वो कर लिया, उसमें वेरिएशन उत्पन्न कर लिया और समझ लिया कि किस समय कौन सा फल मिलने वाला है। कोई भी फल नष्ट नहीं होता है। खिचड़ी बना रहे हैं और उसमें टमाटर डालेंगे, उसमें कुछ कई प्रकार की सब्जियां डालते हैं, कोई भी दूसरी सब्जी किसी दूसरी सब्जी को गायब थोड़ी करती है। जितनी चीज़ें आपने डाली उन सबका स्वाद प्राप्त होता है, जितनी भी चीज़ें आपने डाली, और उनका हानि लाभ जो भी है वो शरीर को मिलता है। उसी प्रकार से ग्रहों में जितने गुण होंगे वो सभी गुण प्राप्त होंगे, और जितने दुर्गुण होंगे वो सभी दुर्गुण भी प्राप्त होंगे। गुण आपको मिला, दुर्गुण किसी और को नहीं मिलेगा। पिताजी की संपत्ति आपको मिली है तो कर्जा भी आप ही को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, एक पिताजी के 4-5 पुत्र थे, तो अंत समय में सभी बच्चों को बुलाए, उनको लगा कि हम जाने वाले थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, तो वो बताए लेकिन नहीं थे कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा कर रखे हैं। तो बोले कि देखो हमारा फलाना उसमें बक्सा में जो है जेवर रखा हुआ है, उसको कौन लेगा। तुरंत बड़ा वाला बेटा का पिताजी, वो तो हम बड़े हैं, हम लेंगे। पिताजी बोले ठीक है जाओ। उसके बाद एक हुआ, अरे हमारा वहाँ पर जो गाँव में बहुत ज़मीन हम नया नया खरीदे हैं, उसको कौन लेगा। तुरंत अब पहला खो गया तो दूसरे नंबर वाला आया, पिताजी उसको तो हम लेंगे। उसके बाद हमारी जो पैतृक संपत्ति है जो हमको मिला है दादाजी के, वो हमारे पूर्वजों से, उसको कौन लेगा। पिताजी वो सब तो हमारा अधिकार है। बोले बेटा मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा है, उसको कौन लेगा। तो सब देखने लगे छोटका एकदम। बोले पिताजी बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा है, इसके लिए भी तो कुछ छोड़ देना चाहिए, सब हम ही लोग ले लेंगे तो बेचारा ये क्या लेगा, इसके साथ अन्याय हो जाएगा, तो वो कर्जा आप इसको दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के लफड़े भी संसार में होते हैं। ऐसा नहीं, ग्रहों के साथ ऐसा नहीं है, कोई छल कपट नहीं होता है, सारा मामला क्लियर होता है। तो फल विवेचन करने से पहले क्या करते हैं, एक पेज में ऐसा लकीर खींचते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर लिखते हैं शुभता, यहाँ पर लिखते हैं अशुभता, और पूरा ब्यौरा बनाते हैं पेज में। मैं ऐसा बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। अब पेज हमारे दिमाग में भरा हुआ है तो दिमाग में सारा विभाग करके बैठ के चिंतन करता रहता हूँ। लिखने की आदत अभी भी है, मैंने छोटी छोटी कई सारी डायरियाँ इसमें रखी होंगी, मिल जाएंगे, उसमें लिखता रहता हूँ। जब कहीं कुछ ऐसी समस्या होती है तो उनका पूरा वो बनाता हूँ खाका फलादेश करने के लिए। अभी भी इतने वर्ष होने के बाद भी नए नए आते हैं, कुछ सिस्टम नहीं पता, वो कैसे भी कुछ भी बकवास शुरू करते हैं, फिर बाद में कुछ होगा तो अपनी गलती तो होती नहीं। बताइए क्या उदाहरण आप लोगों को, है ना। ट्रेन चली जाएगी, खुद छूट जाएगा, कहेगा ट्रेन छूट गई। ट्रेन नहीं छूटी, ट्रेन गई जहाँ उसको जाना था, तू खुद छूट गया। हाँ, ये लाद के लेकर रहा था ट्रेन को। ठीक है, तो इस प्रकार से विवेचन जो है शुभ और अशुभ जितने भी फल होंगे सब मिलेगा। कब कौन सा मिलेगा उसको हम लोग इस नियम से कर लेंगे। अब देखिए कुछ विशेष नियम अब बता रहे हैं दशा और अंतर्दशा से संबंधित। कुछ विशेष नियम बता रहे हैं। क्या है, शनि राहु की युति हो या ये किसी योग कारक ग्रह से संबंध करें तो अपनी दशा अंतर्दशा में विशेष उन्नति देते हैं। केवल दशा अंतर्दशा में शनि राहु की युति भाव को बिगाड़ती है। इनके योग का फल खराब है, दशा का फल अच्छा है। आ रही बात समझ में। योग का फल खराब है, दशा का फल अच्छा है। पेट्रोल गाड़ी में डालिए तो गाड़ी को, इंजन को तो बढ़िया से चलाएगा, उसको पकड़ करके दीपक जलाने लगी। अरे भाई दीपक जलाने के लिए केरोसिन का तेल है, दीपक जलाने के लिए मोमबत्ती है, पेट्रोल थोड़ी है। तो सारा गुण एक ही चीज में नहीं होता है, और एक गुण नहीं है इस चक्कर में दूसरा गुण खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो जिस चीज के लिए उसको वहां पर उपयोग करना चाहिए। एक ही चीज में, एक ही उसमें एक अच्छे गुण भी हो सकते हैं, एक खराब गुण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको देख लीजिए। शनि और राहु का जो योग है, अशुभ योगों में इसकी गिनती होती है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। जिस भाव में बनेंगे उस भाव को बिगाड़ देंगे, लेकिन अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देते हैं। शनि जो करना चाहता है उसको राहु का बल मिल जाता है। राहु क्या है कि बहुत तेज तीव्रता उसके अंदर है, एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और शनि धीरे धीरे चलने वाला है। तो राहु क्या करता है, उसको धक्का देता है कि चलो। तो शनि को जो करना होता है वो खेल अपना
दिखा देता है। इसलिए राहु की महादशा में शनि के अंदर था, शनि के अंदर था राहु के अंदर अच्छा फल लेकर के जाती है। और इन दोनों में जमती भी है। जमती क्यों है? जमती इसलिए है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शनि एक राशि में चलने के लिए 2.5 साल लेता है, राहु 1.5 साल लेता है। ऐसा नहीं है कि तुम उधरे रह जाओ वहां पहुंच जा रहे हैं, उसके बराबर कोई चलता ही नहीं। गुरु एक ही साल में निपटा देता है, एक राशि को बृहस्पति एक ही साल में निपटा देता है, शनि को 2.5 साल लगते हैं। बाकी ग्रह तो बहुत कम टाइम में ही वो कर देते हैं, सबका 2-3 महीने से अंदर अंदर का ही है। सूर्य तो एक ही महीने में कर देता है, चंद्रमा 27 दिन में, 29 दिन में इस प्रकार से कर देता है। और बाकी जो शुक्र बुध है इनका भी 2 महीने के आसपास का टाइम है। बुध का तो और टाइम कम टाइम है, 1 महीने से भी कम समय में कर देता है बुध शुक्र। पीछे बताया हो ना सारणी में कौन सा ग्रह कितना टाइम लेता है, उसको ध्यान में रखिए। तो साथ निभाने वाला बचता है राहु, 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है, शनि 2.5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, तो साथ निभाने वाला बचता है राहु। दोनों की प्रकृति भी सेम है, दोनों ही पापक ग्रह हैं, तो इसलिए अपनी उसमें कुछ अच्छा फल ये लोग करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उसको कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। और किसी योग कारक ग्रह के साथ संबंध कर जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो अच्छा ही फल करना है। किसी भी राशि के 29वें या 30वें अंश में स्थित ग्रह चाहे अन्य नियमों से शुभ सिद्ध होता हो, तब भी अंतरदशा में सहसा दुर्घटना, कार्यहानि तथा कष्ट अवश्य ही प्रदान करता है। यहाँ पर जो 12 नियम मैं बता रहा हूँ ये सारे मेरे 15 वर्षों के करियर में अनुभव किए हुए, एक बार नहीं सैकड़ों बार, हजारों कुंडलियों में, तब उनको यहाँ लिखा हूँ। इसमें से कोई भी नियम घटित हो, आप आंख बंद करके फल बोलिए। और निश्चित जैसे होता है ना निशानेबाज की, जैसे हमारे जो इसमें मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में जो विमान वो छोड़े उन्होंने रॉकेट, वो जगह को लॉक किया, टारगेट किया और वहीं जाकर के फटा, वहीं जाकर ब्लास्ट हुआ, वह उसी को नष्ट किया। वैसे सब टारगेटेड है सारे नियम। आपने बोला नहीं कि बस टारगेट में पहुंच करके लॉक हो जाएगा, टारगेट को लॉक करके पहुंच करके अपना जो फल है वो दिखा देगा। इस प्रकार के सारे नियम हैं। 29वें डिग्री में हो या 30वें डिग्री में हो, 30वां डिग्री को 0 डिग्री लिखते हैं, है ना। 29 डिग्री, 29 के बाद ऐसे हो गया, रही 29 डिग्री और इधर हो जाएगा अंश कला, 59 कला और 59 कला, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, बस ये जैसे ही 30 होगा तो वैसे ही अगली राशि आ जाएगी, है ना। 30-1 जैसे ही हुआ, 30 अंश 1 कला हुआ, वैसे अगली राशि आ जाएगी। एक विकला भी होगा तो अगली राशि आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक लिखा जाता है। तो 29वें अंश में हो या 30वें अंश में हो, 0 डिग्री में हो, है ना, तो समझ जाइए कि निश्चित ही कुछ बड़ा दुर्घटना होगा, कोई बड़ा काम बिगड़ेगा। जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी तब, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी योग कारक हो, कुछ भी हो। मान लीजिए चंद्रमा ही योग कारक है, कोई डाउट नहीं है। पक्ष बनी है, अच्छा फल देना चाहता है, कोई डाउट नहीं है। लग्नेश का पूरा सपोर्ट है, दशमेश का पूरा सपोर्ट है, कोई डाउट नहीं। इसकी राशि में खुद बृहस्पति बैठा हुआ है, चंद्रमा में तो सुविधा बहुत है, लेकिन यही चंद्रमा 29 डिग्री में होता तो निश्चित ही अपनी दशा अंतरदशा में ऐसा दुर्घटना कराता कि जीवन भर याद रहे। बहुत जोरदार, थोड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा वाली बात नहीं, जम के कुटाई। ठीक है, पिताजी का ऑफिस में भी दिमाग खराब हो, माता से भी झगड़ा हो जाए और आपने कोई अपराध कर दें, समझ गए। आगे, नीचगत ग्रह या राहु के साथ स्थित ग्रह अपने शुभ फलों को देने में बहुत संकोच करता है। कोई ग्रह नीच राशि में हो या राहु के साथ हो तो अपने शुभ फलों को देने में बहुत संकोच करता है। अन्य लोग आके पूछने लगते हैं, तुम्हारे अंदर इंसानियत दिखाई देने पड़ रही है, तुम्हारे अंदर इंसानियत दिखाई देगी तो फिर तुम्हारी पूछ खत्म हो जाएगी। दुनिया तुमको इसलिए पूछ रही है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, इसलिए लोग डर रहे हैं, तुमको महत्व दे रहे हैं। तुम भी सुधर जाओगे, तुम्हारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम भी सुधर जाओगे, तुम्हारा वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। नहीं होता है तो लोग डाउट करते हैं, लोग एडजस्ट भी कर जाते हैं। सैमसंग का फोन ले लिया, वो हीट ना करे, हैंग ना करे, हीट ना करे, तो लोग आश्चर्य करते हैं, अरे तुम सैमसंग में कुछ और हो भाई, कौन हो तुम, कब से सुधर गए, तुम्हारा सारा रेपुटेशन ही खराब हो गया। लोग आश्चर्य करें, होने लगता है, लोग कहते हैं हाँ सैमसंग है, होगा। किसी से भी आप पूछिए, कंप्लेन करिए, बताइए सैमसंग का फोन है बहुत हीट करे, वो तो सैमसंग है, तो करता है। आप खुद ही हो जाएगी, वाह अपना काम कर रहा है, अभी नहीं करता तो हमको कंप्लेन होती है।
अपना काम कर रहा है, मार्केट में जैसी इमेज है वैसा काम कर रहा है। तो कहाँ पर चल रहे थे हम लोग? चौथे उस पर, चौथा नियम पर चल रहे थे ना। राहु तथा गुलिक की राशि का स्वामी ग्रह अपने शुभ फलों को देने में बहुत संकोच करता है। राहु तथा गुलिक की राशि का स्वामी ग्रह, अब वो सब तो आपको निकालना सीखना पड़ेगा, गुलिक साधन करना, ठीक है, कभी अलग दूसरी कक्षा में बताएंगे। वैसे मोबाइल में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो गुलिक बताते हैं, जैसे ज्योतिष नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, साउथ इंडिया का है, अंग्रेजी में। एक कुंडली नाम का सॉफ्टवेयर आता है जिसमें लाल रंग का आइकन है, वो हिंदी अंग्रेजी और भी कुछ भाषाओं में है, दोनों में गुलिक बताता है। और उसमें पारासर लाइट करके जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ में, लैपटॉप के लिए, उसमें भी गुलिक बताता है। तो वहाँ पर जाके आप लोग गुलिक देख सकते हैं। अब गुलिक में भी कई सारे विवाद है, पर मैं पहले ही आपको कह देता हूँ कि वहाँ सेटिंग में जाइए और बिगिनिंग ऑफ सैटर्न सेट कर लीजिए, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ सैटर्न, हिंदी में कहे तो शनि के आरंभ काल, है ना। बिगिनिंग ऑफ सैटर्न, शनि का जो टाइम है उसका आरंभ काल, उसको ही सेट करके रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि आरंभ वाला जो है वो गुलिक है, कुछ कहते हैं अंत वाला जो है वो गुलिक है। तो उस प्रपंच में मत पड़िए, मेरा अपना अनुभव है कि आरंभ वाला ही गुलिक है और हमारी गुरु परंपरा से वही प्राप्त हुआ है, वही अनुभव है, ठीक है। और मैंने पर्सनली चेक भी किया है, एक बार 50 कुंडलियाँ इकट्ठा करके मैंने इसको चेक भी किया है, अंत वाले में गुलिक बैठा करके और आरंभ वाले से गुलिक बैठा करके। आपको मन हो आप लोग भी चेक कर लीजिए, नहीं तो मैंने चेक किया, उससे काम चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राहु की राशि के स्वामी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं शनि, वो अपने शुभ फल को देने में संकोच करेगा। और इस कुंडली में गुलिक यहाँ पर है जी, इसको गुली लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या भ्रम हो जाएगा, है ना जी। तो गुरु ये भी अपना शुभ फल देने में संकोच करेगा, कैसे दे दे, नहीं। और ये भी संकोच करेगा, कैसे संकोच करेगा? जैसे शादी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाने के बाद टेंट में, भोजन में, बम फटाके में, जो स्वागत सत्कार किया जाता है, उन सभी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं विवाह में जी। जीवन का एक बड़ा लक्ष्य ही होता है। तो उसमें लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद जो शादी कराने वाले पंडित जी आते हैं, उनको दक्षिणा देने के लिए कैसे लोग संकोच करते हैं, उसी प्रकार से ये जो गुलिक की राशि का स्वामी होता है और शनि की राशि का स्वामी होता है, वो अपना अच्छा फल देने में संकोच करता है। कहीं पर अन्य जगह पर संकोच नहीं करते, जितना मांगा जाता है उतना देते हैं। उल्टा प्रसन्न होकर कहते हैं, अरे हमारे बेटे का शादी इतने में क्या हो गई, हमारे तरफ से बोनस मिलेगा। लेकिन एक ऐसा मौका आता है जहां पर संकोच करते हैं, वैसा ही संकोच यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे, गुलिक के साथ स्थित ग्रह भी अशुभ होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इसी के साथ कोई और ग्रह बैठा होता, तो जैसे सड़ा हुआ आम है, एक अच्छा आम है, दोनों को रख दीजिए साथ में। अच्छा आम जो है इसको तो अच्छा कर नहीं पाएगा, अच्छा आम जो है इसको तो अच्छा कर नहीं पाएगा, उल्टा ये सड़ा हुआ उसको सड़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो तो गुलिक तो नहीं सुधरा, वो इसको जरूर बिगाड़ देगा। एक ऐसे चुटकुला पहले बहुत विख्यात था कि लालू जी उसे परेशान होकर के उनके उस अंग्रेजी से मनमोहन जी बोले, तो चुटकुला है, मनमोहन सिंह जी बोले कि इसको भेज देते हैं अमेरिका और वहाँ से इनको अंग्रेजी सीख करके आ जाएंगे। तो उनको वहाँ के राष्ट्रपति के पास भेज दिए। कुछ समय के बाद ये लौटे तो सब लोग लालू जी के मुख से अंग्रेजी सुनने के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ लग गया, भाई लालू जी आ रहे हैं अमेरिका से अंग्रेजी सीखे। तो वहाँ से उतरने के बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो जैसे मनमोहन सिंह के कहा, हो मनमोहन का हाल हुआ तो माथा पीट लिए, हम क्या कर रही है इनको तो अंग्रेजी सिखाने भेजे थे, वो अंग्रेजी तो नहीं सीखा, उसको भोजपुरी सिखा के ले आए, बिहारी है वो, उसको भोजपुरी सिखा करके ले आए। अब देखते ही वो जो है हाथ हिलाने लगे। वही स्थिति यहाँ पर होगी, इसके साथ में कोई बैठा होगा, उसका फल तो गयो, है ना। उल्टा ये अपना वहां पर टैलेंट दिखा देगा कि तुमको मेरा काम करना है, ठीक है। इसके बाद दशा प्रवेश के समय यदि चंद्रमा बलवान हो तथा अपनी जन्म राशि से शुभ गोचर भाव में गया हुआ हो तो महादशा का फल बहुत अशुभ होते हुए भी कुछ कम हो जाता है। हम लोग महादशा के आरंभ के दिन देखते हैं कि भाई चंद्रमा की स्थिति क्या है। किसी भी डेट में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है ना,
तो एक दशा प्रारंभ होगी तो एक टाइम लाइन से प्रारंभ होगी। मान लीजिए 1 मई 2025 को किसी भी व्यक्ति के जीवन में मंगल की दशा प्रारंभ हुई, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस दिन का चंद्रमा देखेंगे। 1 मई 2025 को चंद्रमा कैसा था, गोचर वाला, अभी वर्तमान वाला। इतने तारीख को जब मंगल की दशा आरंभ हुई, उस समय का चंद्रमा कैसा था वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यदि उस समय का चंद्रमा यानी दशा प्रवेश के समय का चंद्रमा यदि बलवान है, यदि वो चंद्रमा अपनी राशि में है, जन्म राशि से यदि वो अच्छे भाव में गया हुआ है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा उसमें गया हुआ हो, इसमें वृष राशि में हो, मान लीजिए यहाँ पर गोचर का चंद्रमा, ये गोचर वाला चंद्रमा मैंने वर्तमान समय, तो इसकी राशि तो है सिंह राशि। यहाँ से हम गिनती प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छी राशि में गया हुआ है। तो अच्छी राशि में गया हुआ है चंद्रमा, तो क्या करेगा कि वो दशा के फल को भी अच्छा कर देगा। तो उसकी दशा का जो फल है वह भी अच्छा हो जाता है, उसमें बहुत कुछ अशुभता जो है कम हो जाती है। इसके विपरीत दशा प्रवेशकालीन चंद्रमा की अशुभता व निर्बलता शुभ दशा के शुभ फल में भी कमी कर देती। मंगल बहुत कुछ अच्छा करना चाहता था, पर वो टाइमिंग ही खराब थी। इसीलिए कहते हैं देश काल और परिस्थिति। बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का बीज दे दिया जाए आम का या किसी भी फल का, मान लीजिए धान की रोपाई बरसात के प्रारंभ में लोग करते हैं, गेहूं की बुआई लोग ठंड के आसपास में करते हैं, उल्टे ऋतु में उनको उनकी बुआई कर दीजिए। बीज बहुत अच्छा है, खेत भी बहुत उर्वरा है, भूमि भी उर्वरा है, किसान मेहनती हैं, पानी सब कुछ जुटा दीजिए, सारे संसाधन, लेकिन ऋतु के विपरीत काम कर दीजिए। गर्मी वाले फसल को ठंड में और ठंड वाले फसल को गर्मी में, तो आपका बीज बेकार चला गया, आपकी भूमि बेकार सब धरी की धरी रह जाएगी, आपके मेहनती किसान, आपका परिश्रम सब बेकार रह जाएगा। वहाँ क्या भेद है, काल भेद तो केवल है, यहाँ पर केवल काल का ही भेद है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो दशा जो प्रारंभ हुआ है वो किस काल में प्रारंभ हुआ है वह भी देख लेना चाहिए। ये बात मैं और भी बहुत जगहों पर कहता हूँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह होता है शादी, जिसमें मैं कहता हूँ कि जितनी शादियां होती हैं 90% से ऊपर वो खराब मुहूर्त में होती हैं, ये सोचती है कि हम बहुत अच्छा मुहूर्त में शादी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति वहां पर होती है। कुंडली में कोई दोष भी होता है तो पूछते हैं इसका उपाय, तो पहला उपाय मैं यही बताता हूं कि बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त में शादी कीजिए, किसी बहुत योग्य विद्वान से मुहूर्त निकलवाइए और तब शादी कीजिए। पूरी कुंडली देखने का परिश्रम एक तरफ और शादी का मुहूर्त निकालने का परिश्रम एक तरफ, इतना कठिन काम होता है। अभी सुबह सुबह कोई मेरे को फोन करके सूचना दिए, मैं तो सुबह उठा आराम से, फोन आ गया, पंडित जी आप फोन देखे? बोला नहीं देखा। मेरे फोन को क्या हुआ है, आपको कैसे पता चल गया? बोले नहीं फोन देखे मतलब न्यूज देखने से मारा था। क्या वो बताइए, पाकिस्तान पर हमला हो गया है। मैं कहा कौन किया? कौन करेगा, इंडिया ही किया है, तो आप उसका कुछ बताइए। तो हम क्या बताएं, आप कुंडली बनाइए। हम क्या कुंडली बनाए, मुहूर्त देखो सबसे पहले, कुंडली तो बाद में बनेगी। पहले मुहूर्त देखो किस मुहूर्त में काम हुआ है, पहले पंचांग देखो। कैसे ये सब चीजें आसानी से सीख जाएंगे आप। आपको इन सब चीजों का फल कहना है, उसका तरीका यही है, इन्हीं सब चीजों का नहीं, किसी भी चीज का फल कहना है। रावण ने सीता का हरण कर लिया, जटायु जी भगवान को मिले, तो जटायु ने क्या कहा, बिंदो नाम मुहूर्तो सौ, फिर आगे पूछा काकुत्स नाम उधर, ऐसे है वो पूरा। ये बिंद नाम का मुहूर्त है जिसको यह रावण समझ नहीं पाया, जिसमें उसका बिंद नाम का मुहूर्त का फल भी जटायु बताया कि जो चीज नष्ट हो जाती है या अपहृत ले हो जाती है वो वापस अपने स्वामी के पास आ जाती है, ऐसा उस बिंद नाम के मुहूर्त का फल है। रावण ऐसी ये बात क्यों बता रहे हैं जटायु, क्योंकि रावण स्वयं बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसके बावजूद वो समझ नहीं पाया कि जो काम वो कर रहा है वो विंद नाम के मुहूर्त में कर रहा है, उसका किस्मत कभी साथ नहीं देगा। ये न या तो मुहूर्त है न सीता मादा या रावण है। हाँ, विप्रनष्टम धनम क्षिप्रम तब स्वामी प्रतिपद्यते, उस समय नष्ट हुआ धन अपने स्वामी के पास वापस आ जाता है, ऐसा जटायु ने कहा। पहले मुहूर्त देखो, किस मुहूर्त में उन्होंने कांड किया, किस मुहूर्त में भारत ने प्रत्युत्तर दिया। और इधर का क्यों देखना है भाई, पूरी दुनिया में चारों तरफ चल रहा है, स्टडी करने के लिए पूरा खुला हुआ है। बलूचिस्तान का देखो साथ में, यूक्रेन रशिया का प्रारंभ कब हुआ उस समय देखो, किसने किधर किधर क्या प्रतिक्रिया दी, जो सबसे पहला डेट है इधर के रिएक्शन का, उधर के रिएक्शन का जो पहला डेट है, उस दिन का पंचांग टाइमिंग मुहूर्त देखो,
तब ना प्रारंभ होगा। निकाल करके बैठ जाएंगे, ऐसे कहेंगे ये वहां बैठा है वो वहां बैठा है, पहले उसको छोड़ो, वैसी स्थिति तो और भी बनती है, उसमें तो हमला नहीं होता है। इधर से क्या प्रतिक्रिया होगी उसका पूरा आकलन बहुत से होता है, तो उस जो मेन बात है उसको तो पूरा छोड़ दिया जाता है, उसके बाद सीधे पहुंचते हैं यहाँ। यहाँ पहुंचना ही चाहिए, लेकिन वो सीढ़ी यहाँ नहीं है, वो सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है, तभी जाकर के आप सही तह तक पहुंच सकते हैं, और नहीं तो नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब हमारा घर बगल में है, पास में, ऐसा बोल करके कॉलेज के 10 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ के कूद जाओ, या बगल में घर है उछल के पहुंच जाओ, पहुंच जाइए, फिर जगह पर पहुंच जाएंगे आप, जगह पर नहीं जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। वैसे ही लोग करते हैं, कुछ भी चीज करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर रास्ता यही है, रास्ता यही है। और मैं हर चीज में हर जगह पर प्रैक्टिस नहीं करता, कोई भी नहीं कर सकता है। अपना एक क्षेत्र बनाना चाहिए, इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। कोई खेती करना जानता है तो सारा खेती वही थोड़ी जानता है, कोई खेती करने में एक्सपर्ट है तो कोई वहाँ पर केले के बगीचे की खेती कर रहा है, कोई लीची की खेती कर रहा है, कोई मकई की खेती कर रहा है, कोई धान की कर रहा है, कोई गेहूं की कर रहा है तो सब कृषि। ज्योतिष के हजारों सेक्टर है, कोई व्यक्ति किसी एक सेक्टर पर ही काम कर रहा है, जानकारी होना अलग बात है, पर बात केवल जानकारी थोड़ी बनती है, किसने कितना प्रैक्टिस किया है इससे बनती है ना। कोई बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल का मैकेनिक है तो क्या उसको उठा करके F1 रेस में लगा दौड़ा देंगे क्या? बहुत अच्छा गाड़ी बनाता है, इसको दौड़ा दो गाड़ी के रेस में दोनों की प्रैक्टिस अलग है। अरे उसका प्रैक्टिस गाड़ी बनाने का है, उसका प्रैक्टिस गाड़ी चलाने का है। ठीक है। तो कहाँ पर चल रहे थे हम लोग? सामान्यतः राहु युक्त ग्रह की दशा यदि भावेश न हो तब, जैसे यहाँ पर एक घटित नहीं होगा, राहु युक्त ग्रह शनि है और शनि खुद घर का मालिक है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। राहु युक्त ग्रह की दशा यदि भावेश न हो तो कष्टप्रद होती है तथा अंत में विशेष शोक देती है। इसके विपरीत यदि राहु किसी योग कारक ग्रह के साथ बैठा हो अथवा उसी ग्रह की राशि में बैठा हुआ हो तो अरिष्ट नहीं होता है। अपने उच्च से आगे की राशियों में स्थित ग्रह सामान्यतः नीच राशि की ओर बढ़ने से नीचाभिलाषी होने के कारण शुभ फल में क्रमिक कमी लाते हैं और शुभ लेकिन यदि वह शुभ नवांश में हो तो अच्छे फल देते हैं। जैसे सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है ना, ये बढ़ रहा है किधर? मेष राशि की ओर, तो इसकी संज्ञा हो जाएगी उच्चाभिलाषी। वैसे जस्ट पीछे वाले को उच्चाभिलाषी बोलते हैं सामान्य प्रैक्टिस, पर इसको भी बोल सकते हैं। अपने उच्च राशि से पीछे राशि में बैठा हुआ ग्रह को विशेष रूप से उच्चाभिलाषी बोलते हैं। ठीक है। और नीच राशि से पीछे बैठे हुए ग्रह को नीचा, सूर्य यहाँ होता है विशेष रूप से उसको नीचाभिलाषी बोलते हैं। उसका झुकाव किधर है? उससे 3 घर के बाद से वो झुकाव हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। जैसे मेष राशि यहाँ पर है, ठीक है, तो 1 2 3 ये नीचाभिलाषी है, पर प्रभाव जो होगा वो इसका ही होगा। जैसे वो चौथा घर को क्रॉस कर गया, इसको क्रॉस कर गया, तो इधर से फिर हम देखने लग जाएंगे कि वो नीचता की ओर बढ़ रहा है, वो नीचाभिलाषी हो गया पूर्ण रूप से। ठीक है। यहाँ से नीचाभिलाषी नहीं हुआ है, 1 2 3 यहाँ से नहीं, इधर से फिर वो नीचाभिलाषी मानेंगे, है ना। और वो जितना नजदीक होगा उतना ही उसके फलों में कमी आ जाएगी। सूर्य वृश्चिक राशि में होगा तब कौन सा? वृश्चिक राशि में है ना, तो नीच के नजदीक ही है, नीच के नजदीक ही है, तो उसमें शुभता भी यहाँ जब आएगा इसके बाद, मतलब इन 3 घरों को तो छोड़ दीजिए, 1 2 3, यहाँ से आप उसको मान सकते हैं अच्छे फल वाले, उच्च की ओर बढ़ने के कारण। और यदि मीन में हम विशेष रूप से उच्चाभिलाषी होने के कारण विशेष अच्छा मान सकते हैं। ठीक है। और इसी लेकिन अच्छे नवांश में हो उसके दोष जो है कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार उच्च राशि की ओर बढ़ता हुआ ग्रह उच्चाभिलाषी सामान्यतः अच्छा फल देता है, किंतु नवांश में शत्रु के क्षेत्र में हो या नीच राशि में हो तो उसकी शुभता कम हो जाती है। शुभ ग्रहों के मध्य में विद्यमान पाप ग्रह अशुभ फल नहीं देता और अशुभ ग्रहों के मध्य स्थित शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देता। जैसे यहाँ पर तो शुक्र बैठ गया तो बात थोड़ी संभल गई। यहीं पर यदि मंगल बैठा होता तो सूर्य और बुध दोनों अपना अच्छा फल नहीं दे पाते, क्योंकि पीछे शनि बैठा था, आगे मंगल बैठ जाता तो पाप मध्य के मध्य में हो जाता। और कोई पाप ग्रह है वो शुभ ग्रहों के मध्य में बैठ गया है तो वो भी अपना शुभ फल अशुभ फल नहीं दे पाता है। बहुत सारे विद्वानों के बीच में, अच्छे सद्गुणी लोगों के बीच में एक कोई नशा करने वाला व्यक्ति फंस जाए
उसको बहुत जोर तलब लगी हो माल फूकने की, बहुत जोर तलब लगी हो, पर चारों तरफ देख के चकरा जाता है, भाई करूँ तो करूँ क्या, तो इधर उधर नजर दौड़ाता रहेगा कि हमको इधर से निकलने का, वहां नहीं कर सकते ना, तो क्या करेगा वो, निकलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा, फिर इधर उधर कहेगा कि हमको ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई नहीं मानेगा तो बेहोश हो जाएगा, उसके बाद बहाना जाएगा जुट के चल देगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, तो आगे जो है कहाँ चल रहे थे हम लोग, 11वें नंबर में, दशा प्रवेश के समय यदि दशेश या अंतरदशेश गोचर में उच्च त्रिकोण अथवा स्वराशि में हो तो दशाफल शुभ होता है, विपरीत रहने पर अशुभ होता है। जैसे हमने मंगल का उदाहरण लिया था अभी कि मान लीजिए मंगल 1 मई से किसी के जीवन में मंगल की दशा प्रारंभ हुई है, तो उसी दिन चंद्रमा के अलावा उस ग्रह को भी देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ है, उस ग्रह का गोचर भी देखेंगे। यदि उस ग्रह का गोचर अच्छा है, वह ग्रह अच्छी राशियों में है, तो अपनी दशा का फल भी वो अच्छा देगा। तो हम मुहूर्त देख लिए, मुहूर्त की जरूरत तो हर जगह पर है, किसी भी काम को करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है। तो दशा प्रारंभ हुआ, किस मुहूर्त में वो दशा प्रारंभ हुआ है, अच्छे मुहूर्त में प्रारंभ हुआ है तो अपने अच्छे फल ज्यादा देगा, खराब मुहूर्त में प्रारंभ हुआ है तो अपने खराब फल ज्यादा देगा। पति पत्नी आते हैं कि हमारा तलाक होने वाला है, बताइए, पहले मैं वो भी मंगाता हूँ अपना शादी का डेट भेजिए, पहले देखें तो कैसे मुहूर्त में शादी हुई है, तब ना अलग होंगे कि नहीं होंगे सो बताया जाएगा। तो मुहूर्त जरूर देखना चाहिए, कोई भी दशा का फल कह रहे हैं पहले मुहूर्त देख लीजिए, उसके बाद बोलिए। इसके बाद सभी पाप ग्रह की दशा के शुरू में अपनी उच्चादि राशि के अनुसार तथा लगभग दशा काल के मध्य में स्थान एवं भावानुसार फल देते हैं, एवं अंत में प्रायः सभी पाप दशाएं उपद्रव करती हैं। पाप ग्रह की दशा के शुरू में अपनी उच्चादि राशि का फल देगा, पाप ग्रह अपनी दशा के शुरू, ये दशा फल है। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा वो अंतरदशा के लिए नियम है, ये नियम दशा के लिए, इसमें थोड़ा भेद है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझना है कि दशा फल के लिए कौन सा है और अंतरदशा फल के लिए कौन सा है। ठीक है, तो पाप ग्रह की कोई दशा होगी तो अंत में उपद्रव करती है। अब देखते हैं राहु और केतु की विशेषता। राहु और केतु के बारे में विशेष रूप से बात करते हैं, कलयुग चल रहा है। राहु केतु की परस्पर दशा अंतरदशा में बाधाएं स्वयं आती है। राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा चले, चाहे केतु की महादशा में राहु की अंतरदशा चले, अनावश्यक लफड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जो काम आपने नहीं किया खराब, उस सबका इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया जाता है। बहुत चोरियां हो रही हैं, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, जैसे कोई पकड़ में आया तो पुराना सारा इसके ऊपर थोप देते हैं, तू ही किया होगा बेटा, इतना सारा और कौन करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार की चीजें चलती हैं। तो त्रिकोणस्थ राहु केतु यदि 2 सात भावेशों के साथ हो तो मारक हो जाते हैं। अभी त्रिकोण में इनका फल अच्छा, अकेला हो तभी थोड़ा बहुत अच्छा होता है। त्रिकोण में बैठा हो और मार्केस के साथ बैठा हो, जैसा कि इस योग में बन रहा है, त्रिकोण में बैठा है केतु और गुरु मार्केस उसके साथ बैठा है, गुली केस भी है, तो केतु अपनी दशा अंतरदशा में वो मारक हो जाएगा, मारक फल प्रदान करेगा। त्रिकोणेशों से युक्त या दृष्ट राहु केतु यदि 2 सात भाव में हो तो आयु व धनवर्धक होते हैं। देखिए उल्टा नेचर है, राहु और केतु की चाल भी उल्टी है, नेचर भी उल्टा है। मारक भाव में बैठेगा और अच्छा ग्रह से संयोग करेगा तो मारेगा नहीं, अच्छा घर में बैठेगा और मारक ग्रह से संयोग करेगा तो मार देगा। अच्छा ग्रह में घर में बैठ के मार रहा है और मारक घर में बैठ के अच्छा कर रहा है, उल्टा नेचर है। द्विस्वभाव राशिगत राहु केतु यदि त्रिकोणेशों से युक्त हों या राहु केतु की अधिष्ठित राशियों के स्वामी त्रिकोणेशों से युक्त हों तो वे सदैव राज्य और धन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ द्विस्वभाव राशि में नहीं है, 3 के पहाड़े वाले ही द्विस्वभाव राशियां होती हैं, 3, 6, 9 और 11। चर या स्थिर राशिगत राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों और कारक ग्रहों से युक्त हों तो अपनी दशा में विशेष वृद्धि देते हैं। राहु केतु की दशा अंतरदशा में बहुत बड़े बड़े काम, अकल्पनीय काम हो जाते हैं, ऐसा इन लोगों का सिस्टम है। अचानक से लॉटरी लग जाएगी, अचानक से बहुत संपदा मिल जाएगा, अचानक से घर में सोना का कलश मिल जाएगा। आप गए थे वो कुछ साफ सफाई करवाने, किधर वो हटवा देते हैं, नीचे का जो है टाइल्स लगवाएंगे इसमें, वो टाइल्स क्या, वो इतना सोना मिल गया कि आप तो सोने का वही लगवा दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। ऐसा हो जाता है इनके चमत्कार। राहु केतु चमत्कारी है ना, राहु केतु ही चमत्कारी है जो पूरा चमत्कार दिखाते हैं।
ज़्यादातर चमत्कार इनके सहयोग से होता है या इनके दशा अंतर्दशा में होता है, जो अचंभित करने वाले फल देखने को मिलते हैं। या तो फिर विशेष राजयोग वाला जो बताया कि दशापति भी जो है वो विशेष राजयोग कारक है और अंतर्दशापति भी विशेष राजयोग कारक है, तभी कुछ चमत्कार होने जैसा फल देखने को मिलता है। राहु केतु अशुभ, यहाँ देखिए चर राशि में है राहु केतु, है ना, दोनों में ही है ना, और त्रिकोण में स्थित है, कारक ग्रहों से युक्त हो, तो कारक ग्रह गुरु तो है, बस काम चलने पर कारक है, तो अपनी दशा में विशेष वृद्धि भी प्रदान करते हैं। तो केतु मारक तो होगा लेकिन अपनी दशा में अच्छा फल देगा। मारक तो मारना तो किसी एक ही दिन है, दुर्घटना करवाना है तो वो एक दिन करवाना है, रोग देना है किसी एक दिन दे दिया, अपना इलाज आप कराते रहिए, हम चले अब, हमको अच्छा काम भी करना है, ठीक है। राहु केतु अशुभ स्थानों में स्थित होकर भी कारक ग्रहों से युक्त हो तो शुभ फल एवं शुभ भाव में बैठ करके भी मारक ग्रहों से युक्त हो तो मारक फल ही देते हैं। इस बात को मैं 2 बार लिखा घुमा फिरा करके, क्यों, ताकि दिमाग में बैठ जाए। द्विबद्धम सुबद्धम भवति। राहु केतु यदि 1 2 3 4 8 9 12 इन राशियों में कहीं भी स्थित हों तो कुछ न कुछ अच्छे फल अवश्य करते हैं। राहु केतु राशि फल ज्यादा देते हैं, तो उनकी कुछ विशेष राशियां जो अनुभव में प्राप्त हुई हैं उन सबको यहाँ पर मैंने संकलित कर दिया है। इन राशियों में इनका अच्छा फल निश्चित रूप से कुछ कुछ मिलता है। अब शनि शुक्र और गुरु का विशेष नियम जानना बहुत आवश्यक है ना। शनि एवं शुक्र ये लोग तो बहुत परेशान करते हैं। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा बहुत विचित्र होती है, बहुत ज्यादा विचित्र होती है। आपके पास कोई 100 लोग संपर्क किए हैं कुंडली दिखाने के लिए ना, और 100 के 100 परेशान हैं तब संपर्क किए हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें 50 लोग तो शनि शुक्र वाले हैं कि शनि की महादशा में शुक्र के अंतर्दशा है, शुक्र की महादशा में शनि के अंतर्दशा चल रही। इस प्रकार का बदमाशी वहां पर होता है। शनि एवं शुक्र दोनों शुभ या अशुभ स्थानों में बैठे हों, दोनों बलवान हों या दोनों अशुभ हों तो प्रायः अपनी अंतर्दशा में स्थान भंग और प्रतिष्ठा में हानि ये सब फल प्रदान करते हैं। शुक्र और शनि की दशा में व्यक्ति बहुत बेचैन रहता है। शुक्र की महादशा रहे, शनि की अंतर्दशा रहे, या शनि की महादशा रहे, शुक्र की अंतर्दशा रहे, वो पूरे अंतर्दशा पर एकदम बेचैन रहेगा। कैसा बेचैन रहेगा? जैसे उसको वो गर्म तवा पर बैठा दिया गया या खाली पैर गर्म सड़क पर दौड़ा दिया जाए, तो उस प्रकार से वो बेचैन रहेगा बिल्कुल, ठीक है। ये तो निश्चित फल है। और दोनों के दोनों यदि भ्रष्ट कंडीशन में है तो जहां बड़े पद पर नौकरी कर रहा है वहीं छोटे पद पर नौकरी करना पड़ेगा। फिर कंप्लेन करेगा कि जिसको हम ज्वाइनिंग करवाए हैं इंटरव्यू लेकर के वो हमारा बॉस बन गया, हम कैसे वहां पर काम करें? बात तो सही है। यदि दोनों में से एक शुभ स्थान में हो और दूसरा अशुभ स्थान में हो, अथवा एक बली हो दूसरा निर्बल हो, तो बहुत अच्छा फल, लाभ और प्रतिष्ठा देते हैं। यदि गुरु शुक्र दोनों, यहां पर बहुत याद रखना चाहिए, दोनों खराब होंगे या दोनों अच्छा होंगे तो फल को बिगाड़ देते हैं। कौन? शनि और शुक्र। दोनों में से किसी एक को ज्यादा अच्छा होना चाहिए, एक को ज्यादा खराब होना चाहिए, तभी फल ठीक होता है। यहां पर भी ज्यादातर अशुभ फल मिलेगा, एक उच्च का एक शुभ, दोनों शुभ हो गए, खूब बैंड बजाएंगे, खूब। ये उच्च का है, ये नीच में चला जाता है। इसकी शुक्र की महादशा में शनि के अंदर से अच्छा फल दे, लोग आश्चर्य करते हैं नीच ग्रह है कैसे अच्छा दे रहा है, और कैसे अच्छा नहीं देगा, शुक्र की महादशा चल रही है, मजाक है क्या? सूत्र है, सब उत्तर काला ग्रंथ में देखने को मिलेगा आपको, कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, वहीं से दिया हूं। और एकदम गोली की तरह सटीक बैठने वाला नियम, ढूंढ ढूंढ करके मोती संकलित किया सब जगह से, जैसे सबरी ने सब जगह से अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल भगवान के लिए इकट्ठे किए थे, उस प्रकार। अब यदि गुरु शुक्र दोनों भावानुसार या राशि के अनुसार बलवान हो तो अच्छा फल देते हैं और राजयोग प्रदान करते हैं। यदि गुरु और शुक्र, यहाँ शनि नहीं है, ध्यान रखिएगा, गुरु और शुक्र दोनों यदि बलवान हो तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसके विपरीत इनमें कोई एक अशुभ भाव में या अशुभ भावेश से दृष्ट हो या पाप युक्त या दृष्ट हो तो परिवार में कलह, स्त्री तथा पुत्र से वियोग तथा अपमान आदि फल प्राप्त होता है। शुक्र में गुरु की दशा, गुरु में शुक्र की दशा भी अच्छी नहीं जाती। यदि ये लोग समसप्तक हो जाएं और दोनों में से कोई एक भी खराब हो जाए तो दशा गड़बड़ हो जाती है, उसमें कोई बड़ा अटैक, कोई बड़ा आक्रमण, कुछ बड़ा उपद्रव जीवन में देखने को मिलता है। दोनों एकदम बलवान हैं
तो जीवन अच्छा चल रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दशाफल कहने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण वाले, जो प्राथमिक विद्यार्थियों और प्राथमिक प्रैक्टिशनर्स के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, उन सभी पर आज हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। और मुझे विश्वास है कि ये सभी नियम आपको हृदयंगम हो गए होंगे और आज की कक्षा से अवश्य ही आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। आगे इन सूत्रों के माध्यम से आप अपने और अपने परिवारीय जनों का और मित्रों का और अपने संपर्की जनों का अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे। साथ ही कोई हमारे द्वारा भी या किसी अन्य योग्य विद्वान के द्वारा ही कोई बात कही जा रही होगी तो उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगले दिन की कक्षा में। तब तक के लिए जय श्री वृंदावन। श्रीमते रामचंद्राय नमः।